सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू दी क्लास। आज की क्लास बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी के समय पर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स थी, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। पहले ये दो शब्द का मतलब समझो, पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन मींस टोटल आउटपुट। अगर किसान के पास 5 खेत है तो 5 खेतों में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। और जब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी मींस पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट। ऑन एन एवरेज बेसिस पे एक हेक्टेयर में कितना आउटपुट बनके तैयार हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। जैसे हम बाइक में 5 लीटर पेट्रोल डलवाई तो 5 लीटर टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन, और एवरेज पर लीटर के हिसाब से कितना दे रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो दोनों चीज अलग अलग है। देखो आजादी के समय एक तो प्रोडक्शन भी लो था और दूसरा प्रोडक्टिविटी भी लो थी। देखो समझने के लिए हमारे पास दो एग्जांपल है, पहला व्हीट का, दूसरा राइस का। पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी मेजर कैसे करेंगे, पर केजी पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट के हिसाब से। सो 1947 आजादी के टाइम पे जो व्हीट की प्रोडक्टिविटी थी दैट इज 660 केजी पर हेक्टेयर, 660 मात्र व्हीट की। जबकि आज की डेट में यानी हमारे पास 23-24 का डेटा है, उसके हिसाब से आज की डेट में प्रोडक्टिविटी है 3559, ठीक है। सो व्हीट की प्रोडक्टिविटी पहले 660 थी, आज की डेट में 3559। लगभग कंपैरिजन करें तो 6 5 या 30, लगभग 5 गुना ज्यादा आज की डेट में हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा चुके हैं। सो पहले बहुत कम थी। ऐसे ही राइस की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पहले था 665, जबकि आज की डेट में प्रोडक्टिविटी कितना है, 2882 केजी पर हेक्टेयर। अगेन ये भी 4 4.5 गुना ज्यादा आज की डेट में। सो प्रोडक्टिविटी व्हीट की भी राइस की भी आजादी के समय बहुत कम थी। ऐसे ही अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन किस में मेजर करना है, इन लैख टन्स में, टन्स में मेजर कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये टोटल आउटपुट होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है। तो आजादी के समय 1947 में जो व्हीट का टोटल प्रोडक्शन था कितना था, 64 लाख टन्स। व्हीट का प्रोडक्शन 64 लाख टन्स आजादी के टाइम पे। लेकिन आज की डेट में कितना है, 1133, लगभग कितना कह सकते हो, 15 गुना ज्यादा। तो पहले व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम था, मात्र 64 लाख टन, जबकि आज के डेट में 1133 आपका लाख टन्स का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही अगर हम लोग राइस की बात करें सेकंड, सो पहले प्रोडक्शन था 220 लाख टन्स, 220 लाख टन पहले प्रोडक्शन होता था 47 के पास में। लेकिन आज की डेट में बहुत हद तक हम इंक्रीज कर चुके हैं, आज की डेट में है 1738 लाख टन्स। तो लगभग मान के चलें तो 6 गुना के आसपास हम अपना टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर चुके हैं। डेटा के हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रोडक्शन भी और प्रोडक्टिविटी भी दोनों ही क्या थी, लो थी। अच्छा, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इस बार फिर बता देता हूं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक आसान सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। एग्जाम में एक्सप्लेन करते टाइम ध्यान रखना, भर भर के बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, काम के पॉइंट लिखो, काम का डेटा जरूर यूज करो। जैसे ये पॉइंट है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लो है, तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, व्हीट और राइस का पुराना डेटा लो और करंट का डेटा लो, उसके हिसाब से बताओ कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही आजादी के समय पे कम थी। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, और इसी सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। अगेन मैंने कहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जमींदारी सिस्टम अलग से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, जमींदारी सिस्टम लागू कब हुई, पहले तो वो सुनो। जमींदारी सिस्टम लागू हुई 1793 में। किसके द्वारा लागू की गई, तो वो भी ध्यान रखोगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये व्यवस्था थी, लागू की गई। कब लागू की गई, 1793 में। अब ये व्यवस्था जमींदारी सिस्टम क्या है वो समझो। इट इज द ट्राइंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन, ट्राइंगुलर मींस जिसके 3 कोने होते हैं, सो इट इज द ट्राइंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार एंड किसान। तो किसानों के, जमींदारों और सरकार के बीच में जो ट्राइंगुलर रिलेशनशिप था, इसी को हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। देखो हुआ क्या,
पहले, आजादी से पहले या ब्रिटिशर्स से पहले हमारे देश की इकोनॉमी प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी, बताया था प्रीवियस क्लास में। यह भी बताया था कि हमारे देश के किसान जमीन के मालिक थे, अपनी इच्छा अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते थे। आज की डेट में किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई और मालिक अब किसे बनाया गया? जमींदारों को। तो अब ओरिजिनल मालिक कौन बन गए? जमींदार। तो देखो, मालिक कौन? जमींदार। टैक्सेस किसको पे करने हैं? सरकार को। और एक्चुअली कल्टीवेशन करेगा कौन? खेतीबाड़ी करेगा कौन? आपके किसान। तो जमींदार क्या करते थे? किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज्यादा उनसे खेतीबाड़ी करते थे, अपनी रेंटल इनकम कमाते थे और एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे एज अ टैक्स के तौर पे। किसको? गवर्नमेंट को। तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप समझ में आ रहा है? देखो, अगर ओवरऑल समझे तो गवर्नमेंट और किसान के बीच में कौन आ रहा है? जमींदार। जमींदार किसके बीच में? गवर्नमेंट और किसान के बीच में जमींदार है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जमींदारों से टैक्सेस ले रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट ले रही है। जमींदार क्या कर रहे हैं? किसानों से जबरदस्ती एक्सेस प्रोडक्शन करवा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, जिस वजह से एक्सप्लॉइट किया गया किसानों को, उसे हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। ठीक है, एक्सप्लेन कर लोगे, लिखोगे क्या, वो समझ गए। पहले तो जमींदारी सिस्टम क्या होती है, जमींदारी सिस्टम कब लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई। जमींदारी सिस्टम में हुआ क्या कि जो मालिक था, लैंड होल्डिंग्स के जो ओनर थे, उनको अब किसको बनाया गया? जमींदारों को। जमींदार क्या करते थे? एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते थे, किसको? गवर्नमेंट को। और किसानों से जितनी इच्छा चाहे उतना एक्सट्रैक्ट करवाते थे, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करवाते थे। ठीक है, तो यहां देखो थोड़ा सा हम रीड आउट भी करेंगे। सो की फीचर्स देख लीजिए। जमींदार एज परमानेंट ओनर्स, अब मालिक किसे बनाया गया? जमींदारों को। देन फिक्स्ड सम रेवेन्यू का किसको पे करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी कि एज अ टैक्स के तौर पे। सो मार्केट रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, जमींदार एक्सटेंड फ्रॉम टिलर्स टू मैक्सिमाइज कलेक्शन, इग्नोरिंग पॉवर्टी, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स वगैरह सब इग्नोर किया, गरीबी वगैरह सब इग्नोर किया। जमींदारों को मतलब था कि उनकी रेंटल इनकम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। क्लियर है? जमींदारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ, तीसरा पॉइंट आओ, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर का फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन का मतलब व्यापारीकरण। यार व्यापार या व्यापारीकरण समझते हो? व्यापार मींस भैया बेचना, गुड्स एंड सर्विस को प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना। कॉमर्स से ही कमर्शियलाइजेशन बना है। ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चर को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करना, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, इससे पहले क्या होता था, ब्रिटिशर से पहले क्या होता था, जो हमारे देश के किसान थे वो बेसिकली सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। कौन सी? सबसिस्टेंस फार्मिंग। इट मींस प्रोडक्शन खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए सिर्फ इतना प्रोडक्शन करते थे। लेकिन अब जमींदारों ने क्या किया? इनसे कहा ना भाई, सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं करनी है, अब करना है कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन। किसका? कैश क्रॉप्स का, ताकि आप कैश क्रॉप्स को मार्केट में बेचो, बेच के पैसा कमाओ और पैसे से खाने पीने की वस्तुएं खरीदो। तो इन्होंने क्या किया? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कैश क्रॉप्स क्या होती है? कैश क्रॉप्स मींस वो सारी क्रॉप्स जिनसे मार्केट में बेच के पैसा कमाया जाता है। बेसिकली इंडिगो हो गया, इंडिगो समझते हो, नील की खेती इन्होंने बहुत ज्यादा करवाई थी। सिल्क हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब आपके कैश क्रॉप्स कहलाते हैं, जो कि ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आते थे। ठीक है, तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन देख लो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या कहलाता है? शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, समझ गए? सबसिस्टेंस मींस खुद के और खुद के परिवार के लिए खेतीबाड़ी करवाना, टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। बाकी अब किस चीज को में शिफ्ट हो गए? कैश क्रॉप्स में। फार्मर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप टू कोप द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो फार्मरों को जबरदस्ती प्रोडक्शन करवाया गया। अच्छा, कुछ किसान ऐसे थे जो नहीं माने, वो कह रहे हैं नहीं हम यार ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे इंडिगो वगैरह का, हम अपने सबसिस्टेंस फार्मिंग ही करेंगे। तो ऐसे किसान जिनको बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा था, उनको प्रोवाइड किया गया एडवांस पेमेंट। क्या प्रोवाइड किया गया? एडवांस पेमेंट। ये देखो भाई, एडवांस में पेमेंट पकड़ो, टेंशन नहीं लेनी, एडवांस पेमेंट पकड़ो, अब इंडिगो का प्रोडक्शन करो। तो ना चाहते हुए भी किसान को, भैया यहां शकल देख रहे हो, ना चाहते हुए भी इनको प्रोडक्शन करना पड़ा। ठीक है, सो हुआ क्या क्या, ये पढ़ो।
फोर्स एंड ल्यूर फॉर इंडिगो, ज्यादातर इंडिगो यानी कि नील की खेती के लिए इन्हें फोर्स किया गया। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो रिक्वायर्ड बाय ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो की बहुत ज्यादा कमी थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कपड़ा वगैरह में, ब्लीचिंग में, खासकर डाइंग में इंडिगो की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसलिए जबरदस्ती इनसे इंडिगो की खेती करवाई गई। अनफिल्टर्ड मार्केट्स यानी कि अनसर्टेनिटीज, अब किसानों को क्या देखना पड़ा, मार्केट की अनसर्टेनिटीज, यानी कि कभी प्राइसेस बढ़ रही है, कभी प्राइसेस कम हो रही है, इंडिगो की कब बिकेगा, बिकने पे कब पैसा आएगा और कब पैसे से हम खाने पीने की वस्तुएं खरीदेंगी। तो ये किसान अब पड़ गया अनसर्टेनिटीज के चक्कर में, लॉस हो प्रॉफिट हो पता नहीं क्या हो, इन सब बीचों में किसान फंस गया। और एक और चीज, परपीचुअल इनडेप्टनेस, आप देखो ना चाहते हुए भी, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता था, किसान अपना खेती बाड़ी करके गुजारा करता था, अब उसे जबरदस्ती ना चाहते हुए भी, जब तक प्रोडक्शन बिक नहीं जाता, जब तक आउटपुट बिक नहीं जाता, तब तक के लिए उसे क्रेडिट यानी लोन्स की आवश्यकता पड़ने लगी। और अगेन लोन्स की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर फिर हाई इंटरेस्ट के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी उन्हें अब लोन्स वगैरह, क्रेडिट वगैरह लेने पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यार, किसानों से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, किसानों से मेहनत बहुत ज्यादा करवाई गई, जमींदारों ने बहुत कुछ कमाया, इवन उन्होंने इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं किया, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया गया। हमारी जो ओवरऑल एग्रीकल्चर थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, नेचर पे, बेसिकली बारिश पे। गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट एंड बैड रेनफॉल मींस बैड आउटपुट। ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट, नेचर पे। ठीक है, तो नेचर अगर ठीक ठाक रहेगा तो भाई साहब बारिश, आउटपुट भी ठीक रहता था, अदरवाइज बेकार। बाकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जमींदारों ने कोई खास कदम नहीं उठाए। इवन जमींदारों ने जो भी पैसा कमाया विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने अपनी पर्सनल लग्जरी लाइफ पर वो पैसा खर्च किया, लेकिन चाहते तो वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए नहर वगैरह, कैनाल्स वगैरह बनवा सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई खास कदम नहीं उठाए। ठीक है, यहां देख भी सकते हो। सो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया गया, कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया गया। देखो ये सब काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कोई भी मेहनत नहीं की। चलो नेक्स्ट आओ। अब है हमारे पास गल्फ बिटवीन। गल्फ मींस, हिंदी में लिख देता हूं यार, मतभेद। सो मतभेद थे किसके बीच में, एक तो ओनर्स ऑफ द सॉइल, ओनर्स कौन था, जमींदार, अब तो भाई जमींदार थे ओनर्स। ठीक है, एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, टिलर कौन था, एक्चुअली किसान जो खेतीबाड़ी करते थे। सो गल्फ मींस मतभेद, किस किस के बीच में, जमींदार और किसान के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद थे। मतभेद क्यों थे, क्योंकि जमींदार के पास बहुत सारा पैसा आ रहा था, एक्चुअली मेहनत कौन कर रहा था, किसान, लेकिन पूरा पैसा, ज्यादातर पैसा मिल किसको रहा था, जमींदार को, क्योंकि यही मालिक थे। किसानों को दे कितना रहे थे, ये दे रहे थे सिर्फ ओनली कि वो अपना सब्सिस्टेंस यानी अपना सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन कर सके, सिर्फ इतना दे रहे थे कि भाई तुम सिर्फ जीवित रह सको। बहुत कम शेयर कर रहे थे इनके साथ, जिस वजह से किसान बहुत ज्यादा दुखी था और वो खेतीबाड़ी करना नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं चाह रहा था, क्योंकि भैया मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो क्यों दिन भर मेहनत करनी। तो किसानों से मेहनत बहुत ज्यादा करवाई जा रही थी, उन्हें आउटपुट के नाम पर बहुत कम शेयर किया जा रहा था, इसलिए जमींदारों और किसानों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद चलते थे, जिस वजह से भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। सो देखो, एक तो स्मॉल और दूसरी फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल मींस छोटी और फ्रेगमेंटेड मींस बिखरी हुई। अच्छा यहां देखना जरा डायग्राम में, ये देखो एक खेत हमारा यहां पर है, एक खेत मेरा ये है, एक खेत मेरा मान लेते हैं यार यहां भी है, ये 3 खेत मेरे हैं, बाकी किसी और किसान के हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल मींस एक तो खेत छोटे हैं और दूसरे फ्रेगमेंटेड मींस बिखरे हुए अलग अलग जगह है। ये बताओ, अगर मुझे मशीन्स का प्रोडक्शन, मशीन्स का यूज करना है प्रोडक्शन में, तो क्या मशीन्स का उपयोग कर पाऊंगा? भाई मशीन्स का उपयोग इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे खेत है, तो यार इस वजह से भी आउटपुट कम होता था। ठीक है, तो आउटपुट हर एक खेत को हमें इकट्ठा करना पड़ता था, जब जाके काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। बात समझ रहे हो? तो यहां पर एक तो स्मॉल होल्डिंग्स थी, किसानों के पास जमीन कम थी, और दूसरी थी भी तो फ्रेगमेंटेड थी, बिखरी हुई थी। ठीक है, जिस वजह से भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी। चलो एक और लास्ट पॉइंट ये है सब्सिस्टेंस आउटलुक। अब देखो यार,
प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम होने का एक कारण यह भी था कि किसानों का जो आउटलुक था, जो किसानों का नजरिया था, वो सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस था। किसान चाहते थे खेती बाड़ी सिर्फ और सिर्फ खुद के और खुद के परिवार का सिर्फ जीवन यापन चल सके, सिर्फ वो इसलिए प्रोडक्शन करना चाहते थे। तो इनका जो नजरिया था वो सबसिस्टेंस था, इसलिए भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी। हालांकि जमींदारों को मालिक बनाया गया तो उन्होंने जबरदस्ती इनसे कमर्शियल फार्मिंग की, लेकिन फिर भी अगेन इनका आउटलुक कैसा था? सबसिस्टेंस। यहां नजर आ रहे हैं, देखो यार, ये लोग सिर्फ खेतीबाड़ी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही खेतीबाड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ खुद का गुजारा चल सके, सिर्फ खुद के लिए ओनली। ठीक है, सो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली, खुद की और खुद के परिवार की बेसिक नीड्स फुलफिल की जाए। मार्केट में बेचने के लिए बहुत ज्यादा नहीं करते थे ये लोग, सिर्फ खुद के और खुद के परिवार के गुजारे के लिए, इसलिए भी थोड़ा सा आउटपुट कम रहता था। ठीक है, सो इतने ही पॉइंट थे। कहीं कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा ईमेल आईडी है। बाकी हाँ, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है आप ही लोगों के लिए। आपका क्या नाम है, आप कौन से स्कूल से, कहां से है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, एटलीस्ट मैं आपको बाय नेम याद रख सकूं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।